नमस्ते। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे औद्योगिक मनोविज्ञान का इतिहास तथा उसका विस्तार। मनोविज्ञान की बहुत सारी उपायोजित शाखाएं हैं, आप जानते हैं। मनोविज्ञान व्यक्ति के वर्तन का शास्त्रीय दृष्टिकोण से अभ्यास करने वाला शास्त्र है और इसलिए जहां जहां व्यक्ति है उस हर क्षेत्र में, उसके निजी जीवन से लेकर व्यवहारिक जीवन तक या सामाजिक जीवन तक, हर क्षेत्र में मनोविज्ञान काम करता है। औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की कई उपायोजित शाखाओं में से एक है। नौकरी तथा व्यवसाय यह व्यक्तिगत जीवन का अहम भाग होता है। हर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए काम करता है या कोई व्यवसाय करता है। तो काम की जगह पर या उसके बिजनेस में ऐसी जो बातें होती है जो उसके व्यक्तिगत जीवन पर परिणाम कर सकती है, उन सभी घटकों का तथा मानवीय व्यवहार का अभ्यास करने वाली जो शाखा है उसे ही औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। ब्लूम तथा नेलर ने औद्योगिक मनोविज्ञान की परिभाषा दी है। वो कहते हैं, औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा विचारों को काम की जगह पर या बिजनेस की जगह पर आने वाली समस्याओं के बारे में अभ्यास करने वाली यह शाखा है। यह परिभाषा महत्वपूर्ण है जो कि औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करती है। औद्योगिक मनोविज्ञान का उदय तथा विस्तार। मनोविज्ञान स्वतंत्र रूप से काम करने लगा 18वीं सदी के अंत तक। उसके पश्चात व्यक्ति के व्यवहार से संबंधी बहुत सारे संशोधन होने लगे और उसी से यह तय हुआ कि व्यक्ति जीवन के बहुत सारे कार्य क्षेत्रों में मनोविज्ञान के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रकार से औद्योगिक मनोविज्ञान यह अलग एक शाखा बनकर उसका काम शुरू होने में और उसे अपनी अलग पहचान मिलने में भी कई सालों का समय लगा। सबसे पहले औद्योगिक मनोविज्ञान का जो प्राथमिक विचार हुआ, उसके कुछ अंश 1879 के दौरान पाए जा सकते हैं। इसी के लगभग 30 आगे आने वाले 30 या 40 सालों में दो महत्वपूर्ण माइलस्टोन थे या दो महत्वपूर्ण पायदान ऐसे थे जिनसे औद्योगिक मनोविज्ञान की नींव रची गई, हम कह सकते हैं। जैसे कि 1903 में वॉल्टर डी स्कॉट, इन्होंने विज्ञापन जो होते हैं किसी भी उत्पादन को मार्केट करने के लिए जो विज्ञापन बनाए जाते हैं उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए कुछ सिद्धांत बताए। वैसे ही 1910 में यूगो मुन्स्टरबर्ग ने मनोविज्ञान और औद्योगिक क्षमताओं का क्या संबंध है या क्या उपयोग मनोविज्ञान का हो सकता है व्यक्ति की औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और उसके व्यवस्थापन के लिए, इसके विषय में रिसर्च पेपर लिखा। तो यहाँ से इन 30-40 सालों में थोड़े थोड़े अंश काम के ऐसे हो रहे थे अलग अलग जगह पर पूरे विश्व में, जिससे औद्योगिक मनोविज्ञान की काम की शुरुआत हुई या उसे एक अपनी पहचान मिलेगी, इसकी कुछ संभावना बनी। सबसे पहले जो पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, ये वो समय था जिसमें सबसे पहले औद्योगिक मनोवैज्ञानिक जो थे, जो उद्योग के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अभ्यास करते थे, उनकी सबसे पहले जरूरत विश्व को महसूस हुई। क्योंकि पहला विश्व युद्ध यह पहला था इतने बड़े पैमाने पर और पूरे दुनिया को जिसने झंझोर कर रख दिया। ऐसे महायुद्ध में क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर लड़ा जा रहा था, बहुत ज्यादा मात्रा में मनुष्य संसाधन की आवश्यकता थी। मतलब आर्मी के हो या एयरफोर्स के हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में लोगों की आवश्यकता थी काम करने के लिए। लेकिन युद्ध चल रहा था तो बहुत आराम से उन्हें प्रशिक्षण देकर, उनकी परीक्षा लेकर, फिर उनका इंटरव्यू लेकर उनको काम पर रखने जितना समय नहीं था। तो बहुत जल्द उन्हें लोगों को काम पर रखना था, काम के लिए चुनना था। तो सबसे पहले इसी समय औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आप ऐसे मानसिक परीक्षण बनाएं, ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण बनाएं जिससे लोगों की मानसिक क्षमताओं का मापन हो और उनकी क्षमताओं के अनुसार जहां युद्ध में जरूरत है वहां उनको हम नौकरी दे सके या काम पर रख सके। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक मनोविज्ञान का यही योगदान रहा कि सैनिक भर्ती के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता ली गई, ऐसे परीक्षण बनाए गए। मानसिक क्षमताओं का मापन करने के लिए उस समय दो परीक्षण बनाए गए। एक था आर्मी बीटा टेस्ट, जो कि अनपढ़ लोगों के लिए था, निरक्षर लोगों के लिए था। आर्मी बीटा टेस्ट ये कृति परीक्षण था। आप मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार जानते हैं। तो जो कृति परीक्षण है उसमें भाषा का कोई उपयोग नहीं था, उसमें चिन्ह थे, संकेत थे। तो जो आर्मी बीटा टेस्ट वो लोग देते थे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं।
और आर्मी अल्फा टेस्ट यह भाषिक परीक्षण था जिसमें भाषा का उपयोग था। तो जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे उन्होंने आर्मी अल्फा टेस्ट दी, और इस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर उनको युद्ध की आवश्यकता अनुसार अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। औद्योगिक मनोविज्ञान के विकास की कुछ महत्वपूर्ण कड़ियां अगर हम देखें तो पहले महायुद्ध के पूर्व और उसके पश्चात 20वीं सदी के अंत तक हम देख सकते हैं कि औद्योगिक मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ। जैसा कि मैंने कहा, पहले विश्व युद्ध के पूर्व भी कुछ ऐसे संशोधन किए गए थे जिसे हम एक महत्वपूर्ण कड़ी मान सकते हैं। जैसे 1878 में टेलर द्वारा एक काल अध्ययन किया गया। 1878 के बाद 20 सालों तक यह अध्ययन चला। टेलर एक अभियंता थे जो अपनी काम की जगह पर 20 साल तक मुख्य अभियंता के रूप में काम कर रहे थे। इन 20 सालों में काम किस तरह किया जाना चाहिए, वो पोलाद के कारखाने में काम करते थे। तो उस विषय का काम, उस क्षेत्र में काम कैसे करना चाहिए, कौन से व्यक्ति से कितना काम करवाना चाहिए, काम करने की कौन सी पद्धति सबसे अधिक अच्छी है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए किस पद्धति से किया जाना चाहिए, इस विषय में उन्होंने काला अध्ययन किया। और उसी के कुछ सालों के बाद या उसी के दौरान एक और अध्ययन हो रहा था जो गिलफ्रेड ने किया, जिसे गति विषयक अध्ययन कहा जाता है। अर्थात कौन से क्रम से काम करने से, अगर कोई कर्मचारी कोई काम कर रहा है तो उसका क्रम क्या होना चाहिए ताकि वो काम जल्दी और बहुत अच्छा बिना किसी दोष के साथ हो। इसके विषय में कर्मचारियों को काम करते समय गिलफ्रेड और उनके जो सहकारी थे वो शूटिंग वाला कैमरा लगाकर शूटिंग करते थे कि कर्मचारी किस क्रम से और किस तरह से काम करता है। और उसमें उन्होंने कुछ सूचनाएं दी, कुछ सुझाव दिए, उसमें बदलाव करके देखे और अंत में ये ढूंढा कि काम करने का सही क्रम क्या होना चाहिए। टेलर और गिलफ्रेड द्वारा किए गए इस अध्ययन को कालगति अध्ययन ऐसे एकत्रित कहा जाता है। पर इन सारे अध्ययनों का या संशोधनों का जो रुख था वो कर्मचारियों के काम करने की पद्धति की ओर ही था। मतलब कर्मचारियों से ज्यादा काम कैसे बनाया जाए, इसी और ये सारे संशोधन चल रहे थे। यहाँ व्यक्ति की समस्याएं, व्यक्ति का मन, उसका वर्तन, उसकी जरूरतें, इसका कोई भी समावेश या उसकी कोई इन विषयों की कोई सहभागिता उस समय के संशोधनों में नहीं थी। ये देखने योग्य है। इसके पश्चात पहले विश्व युद्ध के पहले ही हॉर्थॉन अभ्यास भी एक किया गया। ये एक पहला अध्ययन था जो कि किसी कंपनी में किया गया या एक संरचित ढांचे के हिसाब से किया गया। और इस अध्ययन में सिर्फ काम और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और कम समय में ज्यादा काम, इस प्रकार की दिशा नहीं रखी गई। तो कर्मचारियों की कार्य प्रेरणाएं कौन सी होती है, उनके एक दूसरे के साथ आंतर व्यक्तिगत संबंध कैसे होते हैं, काम की जगह पर जब समस्याएं आती है या काम बनता है नहीं बनता है उस समय लोगों के वर्तन व्यवहार कैसे होते हैं, ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों को भी इस बार संशोधन में रखा गया, सिर्फ उत्पादन को छोड़कर। तो ऐसे धीरे धीरे जो काम आगे बढ़ रहा था, उसके पश्चात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी सैनिकी मनोविज्ञान का विशेष योगदान रहा। पहले विश्व युद्ध में औद्योगिक मनोवैज्ञानिकों ने अपना काम दिखाया था, अपना योगदान दिया था। उसी के चलते दूसरे विश्व युद्ध में, जो कि 1945 के करीबन लड़ा गया, 2000 से अधिक मनोवैज्ञानिक इस समय युद्ध के दौरान काम कर रहे थे, जिन्होंने युद्ध में लड़ने वाले सैनिक और उनके परिवारजन या उनको अलग अलग सेवाएं देने वाले जो कर्मचारी थे उनके मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यमापन किया। साथ ही जो युद्ध साधन, युद्ध की सामग्री, साधन जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, उनका डिजाइनिंग कैसे हो, कैसे वो अगर बनाए जाए तो ज्यादा अच्छे रहेंगे इस्तेमाल करने के लिए या परिणाम देने के लिए, इसके विषय में भी अभ्यास हुआ। मनोवैज्ञानिक रूप से जिस शाखा को अभियांत्रिकी मनोविज्ञान या इंजीनियरिंग साइकोलॉजी कहा जा सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे कुछ एक सदी का समय लेकर 20वें शतक के अंत तक, जबकि औद्योगिकरण बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योग काम कर रहे थे, कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई थी, अलग अलग कारखानों में अलग अलग मशीन्स भी तब तक आ गई थी क्योंकि ऑटोमाइजेशन, यांत्रिकीकरण बहुत ज्यादा हो चुका था। तो उससे संबंधी समस्याएं भी निर्माण होने लगी थी। जैसे 1950 में स्वयंचलित मशीन्स की संख्या बढ़ी तो उससे संबंधी प्रशिक्षण, एक कुशलता जिनमें है ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता, उनसे संबंधित समस्याएं, ऐसी बहुत सारी चीजें उस समय हमें दिखाई देती है।
1952 के दौरान भी माजेर ये जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कर्मचारियों के संप्रेषण का अभ्यास किया। अब आप देख सकते हैं कि काम और मशीन्स और ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करवाया जा सकता है। इन विषयों को छोड़ कर्मचारी भी एक व्यक्ति है और उसकी भी व्यक्तिगत जरूरतें, समस्याएं हो सकती है। इस दिशा में अब धीरे धीरे संशोधन मुड़ने लगा। 1954 में भी कर्मचारियों की दृष्टि से मनोविज्ञान का कैसा इस्तेमाल हो सकता है काम की जगह पर, या उनका व्यवस्थापन कैसा हो सकता है, उन्हें क्या करने से समाधान मिलेगा, वो अपने काम के प्रति ज्यादा जागरूक रहेंगे, ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। इस विषय में बेलोज ने कुछ काम किया जो भी महत्वपूर्ण है। 1960 से लेकर 68 तक कर्मचारियों को चुनना, उनका प्रशिक्षण देना, इस विषय में तो काम पहले से हो रहा था। पर कर्मचारियों की अभिवृत्ति, जैसे कि उनकी कार्य प्रेरणा है, उनकी काम की जगह किस प्रकार से उनको सहूलतें मिलती है, इस विषय में भी धीरे धीरे काम होने लगा। नागरिक हक कानून भी उसी समय आया, जिससे संशोधन की और काम की दिशा भी थोड़ी बदल दी। इस नागरिक हक कानून के दौरान का जो मूल था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स और कोर्ट केसेस इस दौरान हुई कि कर्मचारियों का जो चुनाव किया जाता है वो शायद दोषपूर्ण होगा। तो इसके चलते मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी पर्यायी पद्धतियां ढूंढी गई, जिससे सही कर्मचारी को सही काम के लिए चुना जा सके या उसे प्रशिक्षित किया जा सके। इसके पश्चात 1970 से 80 तक सामाजिक प्रक्रियाओं की दृष्टि से संगठनात्मक मनोविज्ञान का विकास हुआ। पहले सिर्फ औद्योगिक मनोविज्ञान था, मतलब सिर्फ उत्पाद और उद्योग का विचार करता था। अब संगठनात्मक मतलब ये एक संस्था है, कोई भी कंपनी, कोई कारखाना होता है, वो एक संस्था है जहां बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ये नजरिया संशोधन का बदला, और ये संगठनात्मक मनोविज्ञान, ये एक नया शब्द उसके साथ जुड़ गया और फिर शाखा बन गई औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान। क्योंकि तब तक इस शाखा में संगठना का विकास, नेतृत्व, उसके दौरान होने वाले संघर्ष, समस्याएं या निर्णय कैसे लेने चाहिए लोगों को ध्यान में रखकर, ऐसे बहुत सारे विषयों पर काम होने लगा। और 20वीं सदी सदी के अंत तक, 1997 तक हम कह सकते हैं कि औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान यह एक स्वतंत्र शाखा होकर इसका काम शुरू हुआ। उसे पूरी तरह से अपना परिचय मिला, अपनी जगह मिली काम करने को। और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी इसे प्रमाणित कर दिया। आज की स्थिति में औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान चार तरह से काम करता हुआ हमें दिखता है। क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस विषय में शास्त्रीय प्रशिक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, शिक्षा हासिल कर सकते हैं और इस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक रूप में काम भी कर सकते हैं। साथ ही व्यापार और औद्योगिक संगठनाएं जो बहुत बड़ी मात्रा में आज पूरे विश्व में दिखाई देती है, उनमें भी इस विषय को लेकर जो भी सिद्धांत या तत्व है उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है और बहुत अच्छी तरह से हम अपनी संगठना को कैसे चला सकते हैं, इस विषय में काम होता है। कुछ बाह्य सल्लागार संस्थाएं होती है जो कि किसी संगठना का, कॉरपोरेट ऑफिस का या उस कारखाने का हिस्सा नहीं होती। ये बाह्य सल्लागार संस्थाएं होती है जो बाहर की संस्थाएं होती है, पर जो आपके काम का मूल्यमापन करते हुए, आपकी जगह कारखाने में कर्मचारी सुरक्षा है या नहीं, आप उन्हें सही से तनख्वाह दे रहे या नहीं दे रहे, आपका ऑडिट कैसा है, आप के यहाँ कर्मचारियों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कर्मचारियों के परिवारों के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर आपको सलाह देती है और आपके काम का मूल्यमापन भी करती है। साथ ही सरकारी संस्थाएं भी है जो इस सारे विषय में नियम बनाती है, उनकी देखरेख करती है, मूल्यमापन करती है, सर्टिफाइड करती है किसी भी कंपनी का काम कैसा है, वो पोल्यूशन कर रहा है या नहीं, वो अपनी चीजों को ठीक से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसी सभी जगहों पर औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान काम करता हुआ हमें दिखता है। औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान के इतने लंबे सफर में इस शाखा में कौन कौन सी चीजों का अभ्यास होना चाहिए, इसके विषय में काफी विस्तार हुआ। तो ये कुछ बिंदु मैंने यहाँ लिखे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि कर्मचारी सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना जरूरी है कि कौन कौन से विषयों पर संगठना में काम हो। साथ ही नेतृत्व है, संगठनात्मक वर्तन है, मानव संसाधन है, काम की जगह पर कुछ तनाव, स्ट्रेस रहता है, उसके विषय में भी औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान में काम होता है।
कर्मचारी चुनाव और प्रशिक्षण तो पहले से होता था। अब काम का मूल्यमापन भी औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान के अभ्यास विषयों में से एक है। काम का मूल्यमापन कर ही हम व्यक्ति को वेतन उसका बढ़ा सकते हैं, उसको प्रमोशन दे सकते हैं या उसको कोई और ट्रेनिंग दे सकते हैं। साथ ही काम करते समय लोग किस प्रेरणा से काम करते हैं, उनके काम करने के पीछे मोटिवेशन क्या है, इस विषय में भी काम होता है। जो काम व्यक्ति करता है उसके विषय में उसे कार्य समाधान है या नहीं, वो खुश है कि नहीं अपने काम से या उसे कुछ और चाहिए, इसका भी अभ्यास होता है। औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान की एक और शाखा पाई जाती है, जो है ग्राहक मनोविज्ञान। कोई भी उत्पादन जब बनता है तो वो ग्राहकों को बेचा जाता है बाजार में। हम आज कोई भी चीज लेने बाजार जाते हैं तो हमें एक ही चीज के 10 पर्याय मिलते हैं। तो 10 में से मेरा ही उत्पाद ग्राहक चुने और उसे खरीदे, इसलिए किस प्रकार से उसका विज्ञापन होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, वो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, उसकी अगर कुछ लिमिटेशंस है, उसमें कुछ दोष है तो उसको कैसे हटाया जाए, उसकी अच्छी बातों को कैसे ज्यादा हाईलाइट किया जाए, इन सब विषयों को भी ग्राहक मनोविज्ञान इस शाखा में पढ़ाया जाता है, जिसका विज्ञापन भी एक हिस्सा होता है। तो ये हमने देखी औद्योगिक तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान की उसकी ऐतिहासिक परिदृश्य उसका क्या है और उसका विस्तार क्या है। ये वीडियो ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। आगे वीडियो ट्यूटोरियल जो हम देखेंगे उसमें हम जो छोटे छोटे मुद्दे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो ट्यूटोरियल ये पूरा होने के बाद मैं आपको एक रिवीजन टेस्ट की लिंक भी भेज रही हूँ। सबने वीडियो ट्यूटोरियल देखना आवश्यक है और रिवीजन टेस्ट देना भी कंपलसरी है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया, ये जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उससे संबंधित कुछ प्रश्न उस रिवीजन टेस्ट में मैंने पूछे हैं। आपको रिवीजन टेस्ट भर के भेजना इसलिए जरूरी है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने वीडियो देखा है और उसे समझा भी है। आपके टेस्ट के कुछ मार्क्स है जो टेस्ट देते ही आपको पता चल जाएंगे कि आपके कितने सवाल सही है या गलत है, और मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये पूरा काम किया है या नहीं किया है। तो वीडियो ट्यूटोरियल देखने के बाद रिवीजन टेस्ट भरकर जरूर भेजें। हम अगले क्लास में हमारे ब्रिज कोर्स के अगले कंटेंट को लेकर जरूर मिलेंगे। थैंक यू।